मैं वर्तिका और स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आज ईवीएस का टेस्ट थर्ड है। ईवीएस की फर्स्ट और सेकंड टेस्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आपने नहीं देखा तो पहले उसे दीजिए। ये मात्र 15 से 20 मिनट के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि अभी 25 दिन आपके पास बचे हुए हैं। 25 दिन में मैं सारे शिफ्ट के क्वेश्चन करवा दूँगी। तो पहला क्वेश्चन है कि मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं किस लिए? तो उनकी त्वचा के लिए, उनकी त्वचा बहुत हार्ड होती है, तो उससे वो उसको बेच करके आगे फिर चीज़ें बनाई जाती हैं। अगला है बोरा। बोरा कौन सी किस्म का चावल है? तो बोरा जो चावल होता है वो कहाँ खाया जाता है? असम में खाया जाता है। तो ये जब मैं असम वाला बिहू वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें है ये टॉपिक। नेक्स्ट है सर्दियों में दादी अक्सर घोल में त्वचा को रूखेपन हटाने के लिए, तो सबके घर में यूज़ होता है गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। ये वन लाइनर है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। तो पेडागोजी के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो उनको ज़रूर समझिएगा। अब यहाँ दे रखा है कि एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा में लटकने वाला घोंसला। अब यहाँ कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जो मैंने नोट्स प्रोवाइड कराया है उसमें मैंने बताया था शक्कर खोरा का जो घोंसला होता है वो लटकने वाला होता है। यहाँ ऑप्शन नहीं है, ये इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस दिया था, लेकिन ये सूर्य पक्षी होता है, याद कर लीजिएगा। अगला कह रहा है ट्रेन टिकट पर पीएनआर नंबर, पीएनआर यानी कि पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड, यात्री संख्या रिकॉर्ड। ए आंसर हो जाएगा। अगर कभी कभी आपको हिंदी वाला नहीं समझ में आता तो आप इंग्लिश वाला ज़रूर देख लिया करें। नेक्स्ट है मलयालम। क्वेश्चन है कि मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? तो मैंने अपने नोट्स में प्रोवाइड करवाया है, ये लाइन भी छोटे छोटे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वली अम्मा बोला जाता है, ठीक है। और माँ की माँ को अम्मूमा बोला जाता है, तो इसका आंसर वैसे हो जाएगा वली अम्मा। जिनमें निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केरल में है? तो केरल में कोझिकोड है। तो आपने सुना भी होगा कोझिकोड एयरपोर्ट वगैरह पड़ता है। गांव का नाम जहाँ पे खेजड़ी पेड़ से ही आ गया आपका राजस्थान। लेकिन खेजड़ी, अब इस टाइम खेजड़ी पेड़ की सारी विशेषताएं हम लोग याद कर लेते हैं कि इसकी जो छाल होती है दवा बनाने के काम होती है। इनकी पत्तियों को वहाँ के जानवर खाते हैं। इसको उगने के लिए पानी की कम आवश्यकता होती है। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आए हुए हैं जो मैंने पहले के शिफ्ट में करवाए हैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, उसमें है ये। नेक्स्ट है हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है? तो सबसे उम्रदार जो मादा हाथी होती है वही होती है। लेकिन इसी वक्त हम और विशेषता भी देख लेते हैं कि जो ये जो झुंड होता है इसमें 10 से 12 हथिनी और बच्चों का झुंड होता है, ठीक है। हाथी नहीं होते। हाथी 14 से 15 की उम्र में झुंड छोड़कर चले जाते हैं। और 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत कैसे बनाया जाता है? तो ये बेक करके, यानी कि उसको मांदे में ऐसे रख के नहीं बनाया जाता, तो उसको हम बेक करना बोलते हैं। जला करके नहीं, भून के नहीं, गला के नहीं। एलिमिनेट भी कर सकते हैं आप ऑप्शन को। नेक्स्ट है पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के काम उपचार में आता है। तो ये लौंग हम लोग खाते हैं ना, दांत में दर्द होती है, तो वही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम। तो ये तो सबको पता है कि पहले आटा गूंदा जाएगा, फिर आटे की छोटी छोटी लोइयां काटी जाएंगी, लोइयों को बेलकर फिर आग में पका दिया जाएगा। तो पहला आंसर हो गया आपका सही। नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं क्या प्रदर्शित करती है? तो मुद्रा और भावनाएं यानी कि एक्सप्रेशन जो होते हैं वो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अगर हमको गुस्सा होना है तो हम अपने एक्सप्रेशन वैसे ही देंगे ना, कि गुस्से वाले। और खुश हैं, उदास हैं तो वैसे वाले, हंस रहे हैं तो ये वाले, ठीक है। जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते हैं वे सीखते हैं। तो जो बोल सुन नहीं सकते हैं वो सांकेतिक भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज का यूज़ करके, जो देख नहीं पाते हैं वो ब्रेल लिपि का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा भिन्न है? तो नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरना। तो नदी, झील, तालाब, झरना ये सब पानी वाले हैं, लेकिन पहाड़ नहीं है, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। 75 का। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, इंग्लिश में इन्होंने कुछ और दे रखा है, रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड, लेकिन यहाँ स्प्रिंग दे रखा है। तो उसके उनके आंसर की के अकॉर्डिंग स्प्रिंग है, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश वाली आंसर की कोई सही माना है। स्प्रिंग एक ऋतु होती है, जबकि ये सारी चीज़ें क्या है, फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के, या सॉरी फिजिकल फीचर्स हैं जो ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ से पेडागोजी शुरू होती है। निम्नलिखित में से कौन
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है। तो स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को बाहरी ज्ञान से जोड़ना, हाँ ये सही है। रटने को हतोत्साहित करना, देखिए अब रटना समझ के काट मत दीजिएगा, हतोत्साहित की इंग्लिश होती है डिस्करेज करना। तो हाँ बिल्कुल रटाना नहीं हमको, तो ये भी सही हो गया। सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान करना, ये भी सही है। बुक प्रस्थान का मतलब है दूर जाना, तो हाँ दूर जाते हैं हम लोग, लेकिन स्कूल, घर और समुदाय के बीच में स्पष्ट सीमाएं यानी कि फिक्स सीमाएं बनाना, ऐसा कुछ नहीं है। तो ए, बी और सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हो गया थर्ड वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य है? तो विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, हाँ कि बच्चा स्वयं से चिंतन करे। नए ज्ञान को सृजन करना, उनको स्वतंत्रता देना कि वो नए ज्ञान का सृजन करें, ये भी सही है। अगला, विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, यानी कि वो पार्टिसिपेट करें, ठीक है, ज्ञान के निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं। ये समझिएगा। इसकी इंग्लिश पे थोड़ा जाती हूँ मैं, क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में अच्छा समझ में आता है। ट्रीटिंग चिल्ड्रन एज अ पार्टिसिपेंट इन लर्निंग, यानी कि वो सीखने में पार्टिसिपेट करें, ना कि केवल रिसीव करें। आप जो फिक्स लैंग्वेज दे रहे हैं, यानी कि जो परिभाषाएं दी जा रही हैं या टीचर जो बता रहा है वो सिर्फ सुने ना, पार्टिसिपेट भी करे। तो सी वाला भी सही हो जाएगा। डी क्या है देखते हैं। निर्धारित पाठ्य पुस्तक को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार बनाना, एकमात्र तो नहीं, हमने बताया था कि बच्चे केवल पाठ्य पुस्तक से नहीं सीखते हैं। तो ऑप्शन हो गया ए, बी और सी सही, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस में विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण की अवधारणा है, तो बिल्कुल सही हो गया। अब सेकंड थर्ड पे जाना ही क्या। इनकी भाषा औपचारिक नहीं है, फॉर्मल नहीं है, अनौपचारिक है। मैंने बताया भी, जो हमने पेडागोजी वीडियोस बताई 10-10 मिनट की, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये सारे पॉइंट्स मैंने बताए हुए हैं। नेक्स्ट है, ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए? तो किस पे हम लोग स्वतंत्र वाद विवाद तो सही है। चित्र पठन, क्योंकि ये ड्राइंग वगैरह मैंने बताया था। कथा, कहानियों से बच्चे रिलेट करते हैं, तो ये भी सही है। विवरण, यानी कि हमको परिभाषाएं बहुत नहीं देनी, परिभाषाएं तब देनी है जब हमको फिक्स यानी कि प्रमाणिक चीज़, यानी कि जिसमें ट्रुथ हो, उसके लिए हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को सीखने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है, यानी कि मेन काम क्या होता है? तो परिभाषा और जानकारी गलत, रटना सिखाना गलत, अवधारणाओं का विवरण देना अभी मैंने बताया, और विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने की अवसर देना, यही चैलेंज है और यही बच्चे को हमको कराना है। ज़रूर आता है, थीम ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। 6 थीम होती है। 6 थीम में जो पहली फैमिली और फ्रेंड है, दूसरी फूड है, उनकी सब थीम बताई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ बताया गया इनमें से कौन सी उप थीम शामिल है। तो परिवार और दोस्त तो थीम है, जल भी थीम है, भोजन भी थीम है, कार और खेल थीम नहीं, क्योंकि कार और खेल परिवार और दोस्त के अंदर में सब थीम यानी उप थीम आती है। क्वेश्चन है, ईवीएस में प्रामाणिक और सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है वर्णन द्वारा, वास्तविक संवाद कराकर, प्रयोग के द्वारा, या सही गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन कराकर। अब यहाँ समझिएगा, अभी मैंने बताया था वर्णन हमको नहीं देना है, लेकिन यहाँ क्या बात आ गई, प्रामाणिक शिक्षण, यानी कि जिसको हम फैक्ट, इंग्लिश में थोड़ा देख लेती हूँ इसको इसको कहते हैं ऑथेंटिक शिक्षण, ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिक और मीनिंगफुल हो, जैसे कि कोई चीज़ फिक्स बात है, तो उसके लिए हमको वर्णन देना पड़ेगा, उसके ऊपर संवाद कराना पड़ेगा, और प्रयोग के द्वारा। ए और बी और सी सही हो जाएगा। केवल सही गलत करके वो प्रमाणित नहीं किया जा सकता ना, कि बच्चा सही ऑप्शन भी दे रहा है, गलत भी दे रहा है। तो आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। तो यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि, अब ये 4 ऑप्शन में देखते हैं कौन सा बेस्ट है। मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जा सकती है, ये सही हो सकता है। विद्यार्थियों को श्रव्य द्रव्य दिखा करके, केवल ऑडियो विजुअल दिखा करके उनको यात्रा थोड़ी ना सिखाई जा सकती, यात्रा से रिलेटेड बातें यदि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाए, ये भी अच्छा नहीं माना जाएगा। थीम आधारित वर्कशीट दे करके तो रटना हो जाएगा एक तरीके से, ये अच्छा होगा। इसमें होगा क्या, अगर हम बच्चों को ये कहें कि वो अपनी अपनी जर्नीज़ को शेयर करें, अगर कोई नानी घर गया हुआ है या कहीं मौसी के यहाँ गया हुआ है, तो बच्चे अपनी अपनी जर्नी शेयर करें, तो उससे वो यात्रा संबंधित थीम अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस में पाठ्य पुस्तकों के अलावा और कौन सा अच्छा साधन है? तो मैंने बताया था टीचर तो है ही है, आसपास के लोग हैं, और फील्ड विजिट अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि रेडियो, विकिपीडिया, विश्वकोश डिक्शनरी ये सारे अच्छे ऑप्शन नहीं है, जितना फील्ड विजिट है वो खुद से ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल थीम से संबंधित सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे, ठीक है, इनको प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है भूमिका निर्वाह करा करके,
विद्यार्थियों के बीच संवाद करा के, क्षेत्र भ्रमण करा करके, गृह कार्य वाला तो ऑप्शन एकदम गलत हो जाएगा। तो चलिए एलिमिनेट करते हैं, देखते हैं क्या है। इसमें क्या रहा है, ये तो कट ही गया, ये भी कट गया। अब बचा इन दोनों में, तो इन दोनों में बेस्ट क्या हो सकता है? देखिए, अगर भूमिका निर्वाह मैंने बताया था, अगर बच्चे रोल प्ले करते हैं, रोल प्ले का मतलब है कि वो कोई मान लीजिए धोबी बना हुआ है, तो ऐसा कुछ हम लोग जैसे होता है नहीं नाटक वगैरह में, तो इससे उनको पता चलेगा कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है, या किसी के पास पानी की कमी है तो वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से वो सीखेंगे, तो ए वाला ऑप्शन भी सही है। संवाद द्वारा यानी कि उसमें हम लोग डिबेट करवाएंगे, तो ये भी सही है। क्षेत्र भ्रमण तो हमेशा सही होता ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ए, बी और सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में शामिल है। ईवीएस सीखने के लिए कहानियाँ, कथाएं और वास्तविक घटनाएं हैं। ये मैंने अपने पेडागोजी में बताया था एज इट इज़ कि ये क्यों है, क्योंकि ये सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है। ठीक है, ये विद्यार्थी, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं। ये वे हमें उन अनुभवों से को फिर से देखने का अवसर देते हैं जिन्हें हम परिचित हैं, यानी कि हम उनको एक्सपीरियंस करते हैं जो आम जीवन से जोड़ते हैं हमको। ठीक है, डेली लाइफ से जोड़ते हैं। वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो शिक्षण शास्त्र को आसान बना देते हैं। डी वाला बहुत अच्छा आंसर नहीं माना जाएगा, लेकिन हो सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ इन्होंने ए, बी और सी दे रखा है, तो इस पर हम लोग जाते हैं। केवल डी तो हो नहीं सकता था, हमको बेस्ट आंसर चूज़ करना होता है, तो इस पे थोड़ा ध्यान दिया करिए। ईवीएस के सीखने को स्ट्रेंथ करने के लिए हमको असेसमेंट का ध्यान कहाँ होना चाहिए? तो सीखने के लिए होना चाहिए, सीखने पर होना चाहिए, सीखने के रूप में होना चाहिए, या अनौपचारिक सीखने पे होना चाहिए? तो देखिए, सीखने के लिए होना चाहिए कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। हम ऐसे असेसमेंट इस प्रकार से करें कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, तो सीखने के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईवीएस का सीखना आधारित है। तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा कि ईवीएस में हम सरल से जटिल के सिद्धांत पे जाते हैं। ठीक है, जटिल से सरल सरल नहीं जाएंगे, ग्लोबल से स्थानीय यानी कि ग्लोबल से लोकल नहीं आते हम लोग, तो ये भी गलत हो जाएगा। अमूर्त से मूर्त नहीं जाते, अमूर्त हमको दिखाना ही नहीं है बच्चों को, क्योंकि वो उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पहले बच्चों को हम वो चीज़ ला के रखते हैं, फिर धीरे धीरे वो उसके अमूर्त सेक्शन पे जाता है। तो इसका आंसर बेस्ट होगा सरल से जटिल। तो अब नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड होगी।